हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर 10 मई से 17 मई के बीच। इसमें आपने क्या चेंज किया है कि पहले क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन के बाद सारा ही जो करंट अफेयर से संबंधित होगा वो सारा उसके डिटेल में दिया जाएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन। ये वर्ल्ड बैंक लैंड समिट हो रहा है 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यदि किसी को भी पता है तो कमेंट में आंसर देना। पहला है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा लंदन ब्रिटेन। सी नई दिल्ली भारत। और डी पेरिस फ्रांस। क्या होगा? 5 सेकंड का समय होगा आपके पास में। तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। इसके बारे में जानते हैं। तो ये है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। उद्देश्य क्या है और क्या क्या करता है ये? यह भूमि प्रशासन पर एक वैश्विक मंच है जो अनुसंधान को साझा, तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने और भूमि प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है। आयोजन वॉशिंगटन डीसी। इसमें बात करें तो स्वामित्व योजना जो पंचायत राज मंत्रालय द्वारा 2020 में क्या शुरू की गई थी, इसकी भी चर्चा उसमें की गई है। बस तो इसमें स्वामित्व योजना में क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर का एक आईडी कार्ड बना के देना जिससे वो बैंक से लोन ले सके। ठीक है, तो ये होगा आपका वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस। आगे देखते हैं। अभी ये अतिक्रमण को लेकर के चर्चा में रहा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? पहला है मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा। क्या होगा इसमें? तो ये है कर्नाटक। देखते हैं भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो देखो, ये इको सेंसिटिव क्षेत्र में लोगों के अतिक्रमण ने संरक्षणवादियों के बीच गंभीर चिंता उत्पन्न कर दी, जिससे क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। बात करें भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक के बेलगांव जिले में गोवा की सीमा के पास स्थित है और पश्चिमी घाट में फैला हुआ है। दिसंबर 2011 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। इसका नाम भीमगढ़ किला के नाम पर रखा गया है जो उसी में अवस्थित है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली सेना से बचाव के लिए बनवाया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। IMDEX अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसमें INS किल्टन ने भाग लिया है भारत की तरफ से। तो ऑप्शन ए भारत, दूसरा सिंगापुर, तीसरा जापान और डी इंडोनेशिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सिंगापुर। ये सिंगापुर में हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। देखो, INS किल्टन या ये है P13 भी इसको बोला जाता है। नहीं, सिंगापुर का ये चांगी क्या है? चांगी एक पोर्ट है सिंगापुर का। वहां पर इसने भाग लिया है जिसमें भारत की सामरिक समुद्री उपस्थिति की पुष्टि हुई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। IMDEX को कब शुरू किया गया? तो 1997 में से सिंगापुर में प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाला IMDEX एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री और रक्षा प्रदर्शनी। इसमें नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री रक्षा उद्योगों के लिए नौसैनिक प्लेटफॉर्मों पर को प्रदर्शित करने, उन्नत प्रौद्योगिकी को पेश करने और रणनीतिक नीति संवाद में शामिल होने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में यह कार्य करता है। INS किल्टन या P30 के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी स्टील्थ कॉर्वेट है तथा प्रोजेक्ट 828 के तहत 4 कौमारता श्रेणी के जहाजों में यह है तीसरा। जहाज का नाम किसके? लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीपों में एक अम्यूनी द्वीप के समूह में है किल्टन, उसी के नाम पर ये रखा गया। आगे देखते हैं। अभी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। किस दिवस को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई या डी 12 मई। तो यहाँ इसकी आपको थीम पता होना चाहिए आने वाले पेपरों में, कि कहीं कहीं थीम भी पूछ लेता है। एक तरफ दिवस दे दिया और दूसरी तरफ थीम दे दी कि हाँ बताओ इनका सही मिलान करो। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा?
ये मनाया जाता है 11 मई को। देखते हैं, ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। तो 11 मई को यानी यंत्र इसकी थीम है। यंत्र में युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन थीम के साथ मनाया गया। कब से मनाया जा रहा है? तो ये 11 मई 1998 की घटनाओं की स्मृति में मनाया भाई। तो 1998 में क्या हुआ? भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पर न्यूक्लियर टेस्ट किया और हंसा 3 विमान की पहली उड़ान देखी। इसके उपलक्ष्य में ये प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, चर्चा में रही है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम से संबंधित है। तो इसमें पूछ रहा है कि सहभागी राज्य कौन कौन से हैं। तो ताप्ती का तो सबको पता है कि हाँ नर्मदा के नीचे बहती। तो ए मध्य प्रदेश और गुजरात, बी राजस्थान और मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, डी महाराष्ट्र और गुजरात। किस से मध्य होगी? तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है इसको लेकर के कि हाँ ताप्ती के माध्यम से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। ये विश्व की पहली ऐसी योजना। बात करते हैं इसके बारे में। ये दिखा रहा है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज, ये तीसरी नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखी गई। इससे पहले केन बेतवा को आपस में जोड़ा गया था। तो दूसरी क्या थी बताओ कमेंट करके। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज योजना है। उद्देश्य क्या? दोनों राज्यों में सिंचाई हेतु नदी जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना। यह एक संयुक्त इंटर स्टेट यानी ज्वाइंट इंटर स्टेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत एमपी और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से कहा मुल्ताई एमपी से निकलने वाली ताप्ती नदी की 3 उपधाराओं का विकास इसमें किया जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर कौन सा है? पहला ए पुणे महाराष्ट्र, बी इंदौर एमपी, सी गंजम उड़ीसा और डी सूरत गुजरात। क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर है इंदौर। भाई ये सफाई के मामले में पिछले 9 वर्षों से लगातार शीर्ष पर रहा है इंदौर, और यहाँ से इन्होंने भिक्षावृत्ति को भी भिक्षावृत्ति मुक्त शहर भी इन्होंने बना दिया वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बात करते हैं, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के अंतर्गत इंदौर एमपी की भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया। यह उपलब्धि जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा भी मान्यता दी गई है। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग के तहत किए गए निरंतर पुनर्वास प्रयासों का परिणाम है, जो इस्माइल योजना की एक उपयोजना। तो इस्माइल योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है? भिक्षावृत्ति को रोकने की। इसकी 2 सब स्कीम है, इसे 2022 में शुरू किया गया था। एक है भिक्षावृत्ति संलग्न व्यक्तियों का विकास करना, पुनर्वास, और दूसरा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तिकरण करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये अभी चर्चा में रहा, वेज बैंक एक अंत्य समुद्री पठार है, किस महासागर में अवस्थित है? तो ये पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो क्या होगा इसमें? अभी श्रीलंका और भारत के बीच इसको लेकर कुछ विवाद रहा है, तो उसी को लेकर है, ये होगा हिंद महासागर इसका आंसर। देखते हैं इसके बारे में। वेज बैंक हिंद महासागर में स्थित एक अंत्य समुद्री यानी समुद्र के नीचे यानी सी लेवल से नीचे, जो कन्याकुमारी या कैप 80 किलोमीटर दूर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित है। यह बैंक महाद्वीप के मगन तट पर एक छिछला उभार होता है, जो आमतौर पर 200 मीटर से कम गहरा होता है, जिसका निर्माण महाद्वीपीय उत्पत्ति के दौरान होता है। यह अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता और प्रचुर मत्स्य संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, 1976 में के भारत श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते के तहत भारत को वेज बैंक पर संप्रभु अधिकार प्राप्त है, जिसमें पेट्रोलियम और खनिज जो कि खोज का अधिकार भी इसमें शामिल है, जबकि श्रीलंकाई मछुआरों को इस क्षेत्र में मत्स्य ग्रहण से
प्रतिबंधित किया गया है। अब यहाँ से यदि इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको ये फैक्ट पता होने चाहिए। इसकी लोकेशन देखते हैं, तो ये आपका हो गया कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी यहाँ पर हो गया आपका पेज बैंक। यहाँ पर कुछ और भी, ये भी कच्चा तीबू, ये भी चर्चा में रहता है, कच्चा तीबू द्वीप, ये लेफ्ट आइलैंड। बस दो चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सुर्खियों में रही डोंगरी गोंड जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मेघालय, या डी उड़ीसा। क्या होगा इसमें? तो इसमें डोंगरी गोंड जो जनजाति है वो उड़ीसा में निवास करती है। चलो डोंगरी गोंड के बारे में जानते हैं। कहाँ? उड़ीसा के न्यामागिरी पहाड़ियों में निवासरत डोंगरी गोंड एक कमजोर जनजातीय समूह है, यानी पीवीटीजी, जो प्रकृति के साथ अपने आध्यात्मिक बंधन और विशिष्ट संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। ये पहाड़ों के देवता नियम राजा की पूजा करते हैं, और पोडू यानी स्थानांतरित कृषि है। पोडू कहाँ होती है? उड़ीसा में। परंपराओं का पालन करते हैं। ये कुई नामक इनकी भाषा द्रविड़ भाषा बोलते हैं, और पीढ़ियों से गीत और नृत्य की मौखिक परंपराओं के माध्यम से अपने पूर्वजों का ज्ञान संजोते हैं। इस भाषा की कोई लिपि भी नहीं है, किसकी? कुई की। इस जनजाति की कुछ सब ट्राइब भी है, जैसे कोवी, कुटिया, लंगुली, पेंगा और झरनिया, यानी झरनों का रक्षक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत 6G पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, और डी बेंगलुरु। क्या होगा इसमें? और इसका आंसर है नई दिल्ली। देखते हैं इसके बारे में। भारत ने 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 6G प्रौद्योगिकी वैश्विक दौर में अग्रणी बनने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और ये सब भारत 6 विजन के अनुरूप है। बात करें तो भारत 6G अलायंस, जिसके चेयरमैन कौन है? NG सुब्रमण्यम है। तो क्या है भारत 6G विजन? इसे 2023 में प्रारंभ किया गया था, यानी भारत 6G 6 जनरेशन विजन सुलभता, स्थिरता और सार्वत्रिकता के सिद्धांत पर आधारित है। अभी 5G चल रहा है, इंटरनेट, और इसके बाद भारत 2030 तक प्लानिंग कर रहा है कि हम 6G को लॉन्च कर दें। उद्देश्य क्या? भारत को 2030 तक 6 जनरेशन की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना। महत्व की बात करें, भारत की मजबूत 5G आधारशिला आधारित है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक 4.35 लाख से अधिक 5G बेस स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लूपैक्स मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत और जापान का संयुक्त मिशन है, और दूसरा है इसे 2026 में GSLV मार्क 2 में से लॉन्च किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसका? तो इसका आंसर है भारत और जापान का लूपैक्स, या इसको चंद्रयान 5 भी बोलते हैं, चंद्रयान 5 मिशन भी है ये। ठीक है, इसे 2026 में नहीं, इस 26 में नहीं, इसे 27-28 के बीच में लॉन्च किया जाएगा, और इसे जापान का ही लॉन्च व्हीकल है जिसके माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका केवल 1। देखते हैं चंद्रयान 5, या जिसे लूपैक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है, ये इसरो, भारत और जाक्सा या जापान की स्पेस एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है, जिसे 2027 किससे? जापान के H3 रॉकेट, जैसे हमारा GSLV PSLV है, ऐसी जापान का H3 रॉकेट है, उससे प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें बात करें तो रोवर का विकास जापान की स्पेस एजेंसी करेगी, और लैंडर का विकास इसरो द्वारा किया जाएगा।
मिशन के उद्देश्य की हम बात करें तो पहला, जल उपस्थिति का मानचित्रण करना चंद्रमा पर। चंद्रग्रह की मिट्टी जिसे रेगोलिथ बोलते हैं कि खुदाई कर जल की मात्रा, गुणवत्ता और संगठन का विश्लेषण करना। इसमें हम बात करें तो स्पेक्ट्रोमीटर और सेंसर का उपयोग करके इन सीटू वैज्ञानिक अवलोकन करना। यह यानी 100 दिनों लगभग 3.5 महीने का मिशन है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाने की संभावना हो गई। उद्देश्य इसका क्या, चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष का अन्वेषण करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पर्यटन के क्षेत्र में क्रिप्टो आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ए वियतनाम, बी भूटान, सी इंडोनेशिया और डी वेनेजुएला। क्या होगा इसमें? तो क्रिप्टो को पर्यटन क्षेत्र में अपनाने के लिए ये इसका आंसर है बी भूटान। देखते हैं इसके बारे में। तो ये बोल रहा है भूटान बिनेंस पे, जैसे यहाँ पे फोन पे या पेटीएम है, ऐसे ही भूटान का बिनेंस पे है। और भूटान का एक डीके बैंक के साथ साझेदारी से में राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बन गया, जो क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके पूरी तरह से कैशलेस यात्रा को सक्षम बनाएगा। यह प्रणाली बिनेंस कॉइन, बिटकॉइन और यूएसडी कॉइन जैसे 300 से अधिक क्रिप्टो करेंसी को समर्थन देती है, और ये क्यूआर कोड आधारित रियल टाइम भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है। उद्देश्य लेन देन लागत को कम करना, दूसरा पर्यटन को बढ़ावा देना, और तीसरा भूटान में वित्तीय समावेश बेहतर बनाना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी ये क्षेत्रीय एकीकृत बहु आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की चौथी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, बी काठमांडू नेपाल, सी कोलंबो श्रीलंका और डी ढाका बांग्लादेश। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये हो रही है कोलंबो श्रीलंका। देखते हैं इसके बारे में। इसकी रिम्स की चौथी बैठक कहाँ? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आई। इसमें आपदा से निपटने की तैयारी पर घोषणा पत्र को भी अपनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में की गई थी। क्या है? ये एक अंतर सरकारी संस्था है जो अपने सदस्य देशों को पूर्व चेतावनी सेवाएं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। इसमें 22 सदस्य राष्ट्र और 26 सहयोगी राष्ट्र शामिल हैं। इसके कार्यालय की बात करें तो इसका कार्यालय एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड में अवस्थित। ये हो गया रिम्सा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मैथेनॉल संयंत्र किस देश ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए कनाडा, बी जर्मनी, सी डेनमार्क और डी चीन। क्या होगा इसमें? और ये शुरू किया है डेनमार्क। ये हो गया आपके क्वेश्चन। कुछ और फैक्ट देखते हैं जो चर्चा में रहे। ये है क्वेश्चन नंबर 14। पुष्कर कुंभ का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी मध्य प्रदेश। क्या होगा इसमें? तो ये किया जा रहा है पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। ये अलग अलग 12 वर्षों में आता है और अलग अलग नदियों पर किया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। तो पुष्कर कुंभ उत्तराखंड और दूसरा सरस्वती पुष्करालू तेलंगाना में इनका आयोजन किया जा रहा है। दोनों मेलों को 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पुष्कर कुंभ के बारे में बात करें तो ये हर 12 साल में तब होता है जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करता है। कहाँ लगता है? यानी भारत का अंतिम गांव बोलते हैं जिसको माणा गांव में अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम। क्या अलकनंदा और सरस्वती के संगम को क्या बोला जाता है? केशव प्रयाग लगता है। इस धार्मिक महत्व यह वही पवित्र स्थान है जहाँ वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। वैष्णव तीर्थ भी यहाँ पर है, जैसे संत रामानुजाचार्य और महादेवाचार्य ने यहाँ देवी सरस्वती से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। अब बात करते हैं सरस्वती पुष्करालू की। तो यह मेला भूमिगत सरस्वती नदी की पूजा को समर्पित है और यह गोदावरी और प्राणहिता नदियों के साथ मिलकर कलेश्वरम
के त्रिवेणी संगम पर मिलती है। यह मेला तेलंगाना के कालेश्वर तीर्थ नगर में मनाया जाता है, जो श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर का स्थल है। आगे बात करते हैं, ये आपका तसराप चू भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है। किसने घोषित किया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो बात करें इसकी, तो यह उनाम और चरप नाला नदी के संगम पर स्थित है। इसकी हम बात करें तो ये यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, उनाम और चरप नाला नदियों के संगम पर है। सीमाई की बात करें तो उत्तर में लद्दाख, पूरब में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दक्षिण में कब्जीमा नाला और पश्चिम में चंदेरटल। ये चंद्रताल या चंदेरटल भी बोलते हैं, यहाँ की एक वेटलैंड है जो यहीं पर स्थित है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पर ये क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है, जिसको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स या पहाड़ों का भूत भी कहते हैं। अन्य प्रजाति तो यहाँ पे भेड़िया, आईबैक्स, यक्यांग जंगली गधा और तिब्बती अर्गली मिलते हैं। चलो बात करते हैं, अभी भाग अर्थशास्त्र शस्त्रांग अभी चर्चा में रहा। ये स्वदेशी रूप से भारत ने बनाया एंटी ड्रोन सिस्टम, एक कम लागत वाली हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसे स्वार्म ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक साथ कई सारे आने वाले मिसाइलों को या ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है, निशाना साध सकता है। स्वार्म ड्रोन वास्तव में कई अनमैन्ड लॉन्च व्हीकल के समूह होते हैं। ये सभी समन्वित प्रणाली के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। इसे किसने विकसित? सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। इसकी विशेषताओं की बात करें, अभी भारत पाकिस्तान युद्ध था तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस वजह से ये चर्चा में रहा। 2 परत होती हैं इसकी। पहला, एक गैर निर्देशित माइक्रो रॉकेट, ये 20 मीटर के भीतर स्वार्म ड्रोन्स को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। तो दूसरी, ये सटीक निशाने के लिए निर्देशित माइक्रो मिसाइल्स। रेंज की बात करें तो ड्रोन को 2.5 किलोमीटर की रेंज तक पहचान सकता है और रडार से 6 से 10 किलोमीटर के हवाई खतरों का पता लगा सकता है। अनुक्षेत्र के अनुकूल 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी प्रभावी। मॉड्यूल डिजाइन तो इसमें जेमिंग और स्पूफिंग जैसे सॉफ्ट किल विकल्प भी जोड़े जा सकते हैं। अब कुछ फैक्ट है, बात करते हैं कुछ फैक्ट जो चर्चा में रहे। यह नियुक्ति, ये अजय कुमार और इनको संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। अभी चल रहा है सागरमाथा संवाद, ये काठमांडू नेपाल में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के इकोसिस्टम को संरक्षित करना। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। आगे देखते हैं, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई 2023 के लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस को दिया गया? तो ये है, पहला संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और दूसरे उर्दू कवि और गीतकार गुलजार को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ और पहली बार 1965 में प्रदान किया गया। इसकी बात करें, यह भारतीय भाषा के साथ अंग्रेजी में भी प्रदान किया जाता है। इसे हम बात करें तो ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जीवित व्यक्ति को ही ये प्रदान किया जाता है। आगे बात करते हैं, उड़ीसा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है, जिसमें 16 सदस्य होंगे और अगले 3 वर्षों तक कार्य करेगा। अभी बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। इसमें 158 पदकों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर 117 पदकों के साथ हरियाणा है और तीसरे स्थान पर 60 पदकों के साथ राजस्थान है। और इसमें जो बिहार मेजबान था वो 36 पदकों के साथ 10वें स्थान पर। ये हो गया आपका करंट अफेयर। तो ये पूरे हफ्ते का करंट हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसी तरीके से आपको हर संडे करंट अफेयर वीकली मिलता रहेगा। थैंक यू।